सड़ाते हैं, कीड़े पड़ते हैं धरती में। तो ये जो करते हैं, और उसके बाद भी अरब, ईरान, तुर्किस्तान, मक्का, मदीना, काबा, करबला के गीत गाते हैं, उनके साथ क्या किया जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उनकी सिंपैथी क्रिकेट मैचों में पाकिस्तान की टीम के साथ होती है, हमारे साथ नहीं होती। तो फिर उनसे जब हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुस्तान के प्रति वफादार हों, तो अमेरिका के लोग भी ये उम्मीद करेंगे कि ये जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर आकर रह रहे हैं वो अमेरिका के प्रति वफादार हों, ब्रिटेन के प्रति वफादार हों, फ्रांस के प्रति वफादार हों, यूरोपियन कंट्री जहां भी वो रहते हैं यूरोप के प्रति वफादार हों, जर्मनी के प्रति वफादार हों। ये उनका, अगर ये उनकी उम्मीद है तो बिल्कुल जायज है, ये उनकी जो आकांक्षा है बिल्कुल जायज है। तो क्या करना चाहिए हमको? यदि वैश्विक हिंदुत्व की बात करनी है तो हिंदुत्व जो है वो सीमाओं में नहीं बदलता। हिंदुत्व ज्योग्राफी से केवल इतना संबंध है कि हिंदुओं की पितृभूमि और हिंदुओं की पुण्यभूमि भारतवर्ष है। भारत माता को अपनी माता मानने वाले, होली लैंड मानने वाले, आध्यात्मिक भूमि मानने वाले, अपने पुरखों की भूमि मानने वाले, वो अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन चूंकि हम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इसलिए हम जहां भी जाएं हमको हिंदुत्व के आदर्शों का, हिंदुत्व के सिद्धांतों का, वेदों का, उपनिषदों का, रामायण का, महाभारत का, गीता का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अगर उनका पिज्जा बर्गर हमारे यहाँ आ सकता है तो हमारा जो है वो चूरमा दाल बाटी, हमारा इडली, हमारा उत्तम, हमारा उपमा, हमारा डोसा वहां क्यों नहीं जा सकता? हमारी जो है वो क्या कहते हैं उसको, खमन ढोकले वहां क्यों नहीं जा सकते? हमारे यहाँ मिष्टान के बिल्कुल भंडार हैं, हमारा नृत्य वहां क्यों नहीं जा सकता? अगर माइकल जैक्सन यहाँ आकर के मटक सकता है तो हमारा कथकली वहां क्यों नहीं जाएगा? हमारा भारतनाट्यम वहां क्यों नहीं जाएगा? तो हम एक वैश्विक बिरादरी की जो बात करते हैं, अगर वो हिपोक्रेसी नहीं है तो फिर अपनी गुणवत्ता के आधार पर जिसमें ज्यादा गुण होंगे, जो वैज्ञानिक होगा, जो मानवता के लिए हितकारी होगा, तो हमको पूरा विश्वास है कि हिंदू संस्कृति ही मानवता के भविष्य के लिए एकमात्र सुरक्षित संस्कृति है। हमको इस भावना का प्रचार प्रसार करना चाहिए। जो नॉन रेजिडेंट, सो कॉल्ड नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनको एक हिंदू के रूप में अपनी पहचान बनानी चाहिए। और जिस तरह से मुट्ठी भर उंगलियों पर गिनने लायक यहाँ पर कुछ धूर्त अंग्रेज आए थे और उन्होंने अपने मच्छर जैसे टापू से इतनी दूर आकर के और पूरे के पूरे भारतवर्ष को गुलाम बना लिया, तो उनको विचार करना चाहिए भारत माता की संतानों को कि ऐसी कौन सी कमजोरियां थी जिनके कारण वो हम पर आकर के हमारे मालिक बन गए और हमको गुलाम बनाने में सफल हुए। एकमात्र कारण ये था कि उन्होंने कभी ब्रिटेन को नहीं भूला, ब्रिटेन के हितों को नहीं भूला, क्रिश्चियनिटी को नहीं भूला और क्रिश्चियन कल्चर के विकास को कभी नहीं भूले। जहां जहां अंग्रेजी गई वहां पर ब्रिटिश कल्चर का विस्तार हुआ। आज सारा भारतवर्ष जो एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गया है, उसका एकमात्र कारण ये है। भाषा भावनाओं की जननी है, भोजन भावनाओं की जननी है, वेशभूषा भावनाओं की जननी है। तो जहां जहां हमारे प्रवासी यानी भारत के कैरियरिस्ट कारपोरेटर जगत में अपना यश का विस्तार करने वाले लोग जाते हैं, उनको अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म का निसंकोच वहां सुगंध वहां फैलानी चाहिए। किसी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, एक निरापद और सुखद विश्व मानवता के परिवार के विकास के लिए। क्योंकि विश्व मानव परिवार का अगर कोई अवधारणा है तो वो केवल वैदिक संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में ही साकार हो सकती है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। क्योंकि हम ही ऐसे हैं जो ये नहीं कहते कि केवल एक चौपड़ी के अलावा, एक किताब के अलावा दूसरी किसी भी किताब को पढ़ना कुफ्र है, ये हमने फतवा जारी नहीं किया। हम अपने मस्तिष्क की खिड़कियों को जब हम बंद नहीं करते, उनको भी बंद नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए ये बात, और जहां जाएं ईमानदारी के साथ जाएं, जहां जाएं कानून के साथ जाएं, कानून की शर्तों को पूरी करें, कबूतरबाजों के चंगुल में फंस करके न जाएं, हेराफेरी करके न जाएं, घुसपैठ करके न जाएं। और ये सदा ध्यान रखें कि जिस प्रकार से हमारे देश में तो हमने सराय बना रखा है, जो भी जिसकी मर्जी आती है बिना किसी उसके चला आता है और उसको यहाँ पर वोट देने का अधिकार मिल जाता है, ऐसा दुनिया में नहीं चलता। इसलिए कल को कोई वो क्या होता है, वो कॉलर बेल्ट बांधने की भारतीय छात्रों को नौबत ना आए,
तो अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए कि वो अपनी सीमाओं को, अपने प्रवेश को, अपने देश के प्रवेश को अत्यंत प्रतिबंधित रखते हैं। भारत का विदेश मंत्री भी जाएगा तो उसकी जमानत तलाशी ली जाएगी। तो हम क्यों नहीं सीखते? और अगर बाहर जा रहे हैं तो अपनी सांस्कृतिक दूत बनकर के जाएं, बिना किसी शोर के, बिना किसी शराबे के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। हम किसी पर लादना नहीं चाहते अपने आप को, तो उस प्रकार से दूसरों को भी हम अपने ऊपर लादने का अधिकार नहीं देंगे। इस भावना के साथ यदि हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे छात्र वहां जाएंगे तो संसार के किसी भी देश में उनको कोई प्रतिबंधित नहीं कर पाएगा, और वो एक सांस्कृतिक दूत के रूप में सब जगह विकसित करेंगे अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता की सुगंध। की जड़ जो है वो भारत की राजनीति में है। भारत की स्वतंत्रता के प्रभात काल में जिन सज्जन के हाथों में भारत की हुकूमत आई है, जो वजीर आजम की कुर्सी पर जिनकी ताजपोशी की गई, वे जवाहरलाल नेहरू स्वयं जो है वो कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड के स्नातक थे। उनका पालन पोषण, उनकी भाषा में बोल रहा हूँ, उनका पालन पोषण हुआ था मुसलमानों के बीच में, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई अंग्रेजों के बीच में, तो वो एक्सीडेंटली हिंदू के घर में पैदा हो गए थे। ये उनके वाक्य, मेरे वाक्य नहीं है। तो इस कारण उनमें अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, भारतीयता के प्रति कोई अभिमान की भावना, गर्व की भावना नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी जाना ही नहीं। अगर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी तो बिल्कुल भ्रामक चीज थी, क्योंकि भारत कोई इस प्रकार की चीज है ही नहीं जिसको डिस्कवर किया जाए। कोई रहस्य नहीं है, वो षड्यंत्र नहीं है वो कोई, और कोई वो इस प्रकार की चीज नहीं है जो वो जगजाहिर है, मध्याह्न के सूर्य के समान, जो भारत सारे संसार भर में ओपन है, खुला हुआ है, कुछ छिपाने के लिए ट्रांसपेरेंट है, उसकी आप क्या डिस्कवरी करेंगे। लेकिन उन्होंने विदेशी चश्मे से भारत को देखा, और एक बेटी को जितने खत उन्होंने एक बाप ने लिखे, उन सब में भी वही भ्रम छाया रहा। तो जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में ये बात रही हो कि आर्य लोग भटकने वाले लोग थे और खाना बदोश थे, इधर से उधर भटकते फिरते थे, जबकि हमारे संपूर्ण साहित्य में ये कहा गया है कि अनार्य वो है जो भटकता फिरता है, और आर्य वो है जो एक स्थान पर बसता है, नागरिकता के साथ बसता है, ग्राम बनाकर रहता है, जो स्थायी है, गृहस्थ है, वो आर्य है, तो जो भटकता फिरता है वो अनार्य है। यहाँ सारा कंसेप्ट बदल गया। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि उनके नेतृत्व में ही चूंकि भारत आजाद हुआ, इसलिए अंग्रेजी में सोचना, अंग्रेजी में खाना, अंग्रेजी में पीना, अंग्रेजी में छींकना, अंग्रेजी में खांसना। अब इस बदतमीजी का मैं क्या करूं कि किसी को अगर चोट लगती है, कोई बिच्छू अगर डंक मार जाता है, तो उसके मुंह से आ नहीं निकलती, आउच बोलना जरूरी क्यों है? एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है कि दुनिया में कहीं भी किसी को चोट लगेगी तो उसके मुंह से कराह निकलेगी। ये कराह की जगह आउच कहां से आया? लेकिन उनको अगर अपनी आप दर्द महसूस वो करना है व्यक्त, तो वो आउच ही बोलेंगे। कॉन्वेंट कल्चर की कोई भी लड़की, कॉन्वेंट कल्चर का कोई भी लड़का, वो कभी भी ये तो ऑड हो गया, तो अत्यंत मॉडर्न है। इसका प्रमाण क्या है? आउच। ये आउच क्या है? काकरोच का भाई है। इससे कैसे पीड़ा की अभिव्यक्ति होगी? तो ये जो दकियानूसी सिद्धांत अंग्रेजी ने जो हमने कह दिया वही बोलो। तो तुमने फाइनल को फिनाले बोलना चालू क्यों कर दिया? और अगर तुम फाइनल को फिनाले बोल रहे हो तो बेईमानो, तुम सेल को साले क्यों नहीं बोलते? सेल को भी साले बोलना चालू करो। तो इस प्रकार की दकियानूसी धारणाएं अंग्रेजी, यानी दकियानूसों की भाषा, कोई ग्रामर नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई स्पेलिंग्स का जो है वो बना हुआ फार्मूला नहीं। तो इस प्रकार की भाषा को भारत की प्रगति का और विकास की भाषा बनाने का पाप जो हुआ, वो एक्सीडेंटली हिंदू जवाहरलाल जी के द्वारा हुआ। और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी हम गुलाम, मानसिक रूप में गुलाम, जिनको गुलामी करने की आदत पड़ी हुई है, हमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि मुट्ठी भर लोग आए और पूरे के पूरे देश को उन्होंने गुलाम बना लिया। अगर मान लीजिए बाबर तलवार चमकाता हुआ आया और उसने देश को गुलाम बनाया तो शर्मनाक है। लेकिन जो लोग तलवार लेकर के नहीं आए बाबा, व्यापारी बनकर के आए और वो छा गए पूरे पूरे देश पर, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि मच्छर जैसे टापू के 1.5 करोड़ लोगों ने एक पूरे के पूरे इतने बड़े राष्ट्र को अपनी बोली, अपना खान पान, अपना रहन सहन, तो ये जो कुछ हुआ है
जवाहरलाल जी के नेतृत्व में चूंकि हुआ और उनमें देशी मिट्टी की सुगंध समाप्त प्राय हो गई थी, तो इसलिए ये सारा का सारा, और आज भी हम उस मोह से मुक्त नहीं हो पाए हैं। हमारा कहना यह है कि किसी भी भाषा के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। वो सुधार नहीं करवाना चाहते अपनी लिपि का, अपने ग्रामर का, तो हम अपने बच्चों के माथे पर, उनकी टैलेंट पर, उनकी कोमल बुद्धि पर अंग्रेजी का अवैज्ञानिक ग्रामर और उसकी ये क्या कहना चाहिए उसको, प्रोनाउंसिएशन क्यों ला दें, और क्यों स्पेलिंग्स का बोझा इतना भयंकर कि हर शब्द की अलग स्पेलिंग होगी, ऐसा क्यों करें? तो उन लोगों को अंग्रेजी पढ़नी चाहिए जिनको हमको भारतीय विदेश सेवा में भेजना है, या आगे चल करके जिनकी महत्वाकांक्षा कारपोरेटर वर्ल्ड में जाने की, वो कारपोरेटर वर्ल्ड में जाने के लिए करें वो। लेकिन ऐसे लोग कितने हैं, कितने प्रतिशत हैं? बाकी जो भारत माता के 95% बेटे हैं, उन पर अंग्रेजी क्यों ला दी जाए? और यहां भी चपरासी की नौकरी के लिए अंग्रेजी का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? ये सबसे बड़ी हिपोक्रेसी, सबसे बड़ा पाखंड है। और ये इसलिए है कि विरासत में सब लोग जो हैं वो अंग्रेजी में सोचने वाले, अंग्रेजी में छींकने खांसने वाले, अंग्रेजी में अपान वायु का विसर्जन करने वाले, अंग्रेजी में पोटी करने वाले, अंग्रेजी में सूसू करने वाले, इस प्रकार के लोग पैदा हुए जो लघुशंका करने के लिए जाते, बाथरूम करने जाते हैं। अब बाथरूम कैसे किया जाता है मुझे समझ में नहीं आता। एक संक्षिप्त सी इंद्रिय के द्वारा अब वो इतना बड़ा बाथरूम कैसे निकलेगा? तो ये जो भाषा भ्रष्ट हुई हमारी, वो इस प्रकार के जो मानसिक गुलाम थे, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड के प्रोटेक्शन थे, उन्होंने सत्यानाश किया। अब कम से कम हम समझें, और वो तभी हो सकता है, लाल बहादुर शास्त्री जैसा कोई व्यक्ति अगर भारत का प्रधानमंत्री 10 साल रहता, यदि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा कोई देशभक्त और माटी की सुगंध वाला व्यक्ति, जिसके चेहरे से मिट्टी की सुगंध आती हो, या हमारे राजेंद्र बाबू प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भवन में भी उन्होंने जब मक्का का, जब तक मकई की सीजन रहती थी, तो उनके जलपान में मकई का भुट्टा होता ही था। बिहार से आने वाले लोगों से वो सत्तू मंगवाते ही थे, दही चूड़ा खाते ही थे। तो ये जब तक ये चीज नहीं हम विकसित करते तब तक, और ये तभी होगी जब देशभक्त लोग भारत के शीर्ष पर बैठेंगे, क्योंकि प्रदूषण ऊपर से फैल रहा है। और जब तक ये नहीं होता तब तक हम मानसिक गुलाम बने ही रहेंगे, अंग्रेजी हम पर राज्य करेगी। सबसे बड़ा लज्जाजनक उदाहरण यह है कि हमारा बड़ा से बड़ा बिग बम्पर पब्लिकेशन यानी सर्कुलेशन वाला जो अखबार होगा, नेशनल अखबार, वो हिंदी में नहीं छपता, इंग्लिश में छपता है। भाषा में ही केवल इंग्लिश नहीं है, बल्कि वो जो है वो आधा अंग्रेजी छापते हैं, ऊपर संडे फलाना, गुड मॉर्निंग संडे, गुड मॉर्निंग मंडे, ये जो